नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वेद माता गुरुकुलम में स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण भाग 2, क्योंकि पहला भाग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले क्या पढ़ चुके हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक संतुलित समीकरण। और आइए आगे पढ़ते हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। आगे की संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन मतलब कि संयोग, यानी कि जोड़ना, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि दो चीज़ को पदार्थ का जुड़ाव हो रहा है, जोग हो रहा है, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें से दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ को अणुओं से मिल करके केवल एक पदार्थ का प्रकार के अणु बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये दोनों अलग पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पदार्थ बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे है वियोजन अभिक्रिया। आगे क्या है? वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, वियोग होना। वियोजन से नाम से पता चलता है क्या? वियोग होना, वो टूट रहा है, विखंडित हो रहा है ना। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक है, वो अपने छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए H2O है। क्या है ये? H2O है, यानी कि जल है, H2O है। इसमें जो है सो विद्युत प्रवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत का प्रवाह किया जाता है, विद्युत प्रवाह किया जाता है। तो दो अलग अलग पदार्थों में विखंडित होती है, यानी कि टूटती है। पहला क्या होता है? H2 हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग पदार्थ में विखंडित होती है, यानी कि एक पदार्थ होती है, एक यौगिक होती है, उसमें उसको विखंडित दो या दो से अधिक पदार्थों में हो जाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोग होना कि टूट जाना, खंडित हो जाना। अब देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का 3 प्रकार होते हैं। ऊष्मीय वियोजन 3 तरह से होते हैं। ऊष्मीय वियोजन की वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन जब किसी पदार्थ का वियोजन यानी विखंडन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होता है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे HgO, इसमें क्या करता है? ऊष्मा दे रहे हैं। इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं इसमें, तो ये क्या कर रहा है? ऊष्मा प्राप्त करने के बाद, ये हीट होने के बाद Hg और ऑक्सीजन में बदल रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ में टूट रहा है। जैसे कि देखिए चित्र के अनुसार से आप देख सकते हैं, ये बर्नर है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये प्रखनली है ना। इसमें क्या है कि HgO जो सो भरा हुआ है, इसको हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद ऑक्सीजन को क्या है, वो पुनः वातावरण में ये मिल जा रहे हैं, और ये Hg यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। तो इसी तरह से HgO विखंडित होकर के Hg और O2 का निर्माण कर रही है। तो ये ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन जब किसी पदार्थ के वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने पर होता है। जब किसी पदार्थ के वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने पर होता है, तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2O जल में क्या करते हैं? विद्युत को प्रवाहित किया जा रहा है, तो H2O O2 में विभक्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रही है। जैसे देखिए चित्र के अनुसार से समझिए, ये बैटरी है, बैटरी से क्या हो? विद्युत धारा प्रवाह किया जा रहा है ना। तो एक एनोड और कैथोड, दो सिरा लगा हुआ है, एनोड और कैथोड के रूप में, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर एक तरफ हमें ऑक्सीजन की ओर प्राप्त हो रही है, और दूसरी
हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ बुलबुले उठ रहे हैं जल की ओर, तो जल क्या हो रहा है, विखंडित हो रही है, टूट रही है, और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, दो अलग अलग पदार्थ। ठीक है, इसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे की प्रकाशिकीय वियोजन। प्रकाशिकीय वियोजन की प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब कोई अभिक्रिया होती है और उसे खंडित होती है, दो पदार्थ प्राप्त होते हैं, दो से अधिक, उसे प्रकाशिकीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए कि एग्जाम्पल, किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से होता है। किससे होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है, तो प्रकाशिकीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे AgBr, इसको क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश इसमें पड़ रहा है, तो Ag और Br में टूट रहा है वो, और Ag और Br बन रहा है, ये दोनों की अभिक्रिया होने से। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर पात्र में रखा हुआ है, चाइना डिश में पात्र में रखा हुआ है, क्या AgBr रखा हुआ है, इसमें सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, इस पर पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो Ag और Br में अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया होकर के Ag और Br टूट रही है, मिल रही है। ठीक है, ये प्रकाशिकीय वियोजन कहलाता है। ठीक, आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी यानी कि उस नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा यानी कि एनर्जी, यानी हीट को क्या कर रहा है, वो सोख रहा है, शोषी मतलब सोखना, अपने अंदर ग्रहण करना, तो ऊष्मा को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा, हीट एनर्जी अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, यानी कि हीट की ज़रूरत होती है, तो हीट एब्जॉर्ब करती है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो N2 प्लस O2 बनता है 2NO। ठीक है, उसी तरह से अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बाल्टी में क्या करते हैं, जल भर रहे हैं, तो क्या होता है, बाल्टी में जल भर रहे हैं, इसका मतलब पूरा भर जाता है, तो क्या होता है, वो छिप के, कहते हैं ना कि छिप के बाहर आ रहा है, तो है उसी तरह से ऊष्माक्षेपी, छिप के बाहर आना, मतलब साथ साथ में बाहर आना। जब जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और जब उत्पाद तो निर्माण हो ही रहा है अभिक्रिया के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मीथेन CH4 क्या कहते हैं, मीथेन में क्या, किनसे अभिक्रिया हो रहा है, H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, O2 ऑक्सीजन से हो रहा है। मीथेन की अभिक्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। अब बन क्या रहा है, अभिक्रिया होने के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि जल बन रहा है, और साथ साथ में ऊष्मा का भी क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, ऊष्मा भी क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। यहाँ ऊष्मा का क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, ऊष्मा का क्या होता है, यानी कि सोख रहा था वो अवशोषण, और यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आ गया, आगे चलते हैं। आगे तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि विस्थापन की एक जगह से दूसरे स्थान क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, स्थान को परिवर्तन कर रहा है। इसे जैसे जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वैसे एलिमेंट जो अपने से जो कम एक्टिव होता है, उनको क्या करता है, वो विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। जैसे कि फेरिक यानी कि लोहा, आयरन का क्या कहता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट क्या होता है, विलयन। तो आयरन जो है सो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर रहा है, यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और सल्फेट के साथ अपना विलयन को बना ले रहा है, अपना समीकरण बना ले रहा है, और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से जिंक भी क्या कर रहा है, जिंक भी अधिक क्रियाशील धातु है, किसके अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके जिंक के साथ अपना रिएक्शन स्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आगे देखते हैं, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर
जिस तरह से कि लोहा का कील है ना, लोहे का कील है, इसको कॉपर सल्फेट के विलीन में क्या किया गया, डाला गया। तो कॉपर सल्फेट के विलीन में डालने से कॉपर से क्या किया, वो विस्थापित कर दिया, कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया और सल्फेट के साथ अपना विलयन बना लिया है। ठीक है, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कारकों के बीच, कारकों यानी कि जो अभिक्रिया में भाग देने वाले पदार्थ होते हैं, तो कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन, आयन मतलब प्लस और माइनस होता है ना, तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन, तो आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं। आयनों का आदान प्रदान होते हैं और नए यौगिक बनते हैं, तो द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसे इसमें क्या है कि दो पदार्थ, जो पदार्थ भाग लेते हैं, दोनों में से कोई ऐसे तत्व होते हैं तो दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान करके नए रिएक्शन का बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में रिएक्शन होता है तो सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन, तो क्लोरीन का 2 माइनस होता है, तो ये बनाता है NaCl। क्या बनाया जाता है, NaCl। ठीक है, अगला है बेरियम का क्या है, 2 प्लस आयन है और सल्फेट, सल्फेट का क्या है, 2 माइनस आयन है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेता है बेरियम सल्फेट। क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट CuSO4 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2 सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, कॉपर, कॉपर का जो आयन है और हाइड्रोक्साइड OH का जो आयन है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं और ये दोनों मिल करके इसी तरह से अगला क्या है, सोडियम और सल्फेट, सोडियम और सल्फेट अपना आयन का आदान प्रदान करके इन दोनों ने अपना रिएक्शन को बनाया है, तो क्या है, सोडियम सल्फेट बना हुआ है। ठीक, समझ गए। तो यानी कि आयनों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए दोनों, यानी कि दोनों जो अभिकारक है, जो दो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तो दोनों अभिकारक जो है सो अपना अपना स्थान को क्या किए हुए हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अपना अपना स्थान को परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए इसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं पता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, आगे उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन के बारे में जानेंगे। तो उपचयन किसे कहते हैं, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता या दोनों हो तो उसे उपचयन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ोतरी होती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की कमी होता है, इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर में क्या है, हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है अभिक्रिया के बाद, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को उपचयन का होता है। क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। आगे देखते हैं अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। अब एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, अपचयन, जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि ये हो गया है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब यहीं हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ देखिए अपचयन और उपचयन दोनों हो रही है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो आगे जानते हैं हम लोग, ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया में
उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हो, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ठीक है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन से हट रही है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसे अपचयन और उपचयन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से और उदाहरण के अनुसार से देखिए कि जिंक, तो जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और मैग्नीज ऑक्साइड और HCl बनता है MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। इसमें भी मैग्नीज में यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है सो हाइड्रोजन में जो है सो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और क्लोरीन का विक्षेप हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हो रही है। आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे विकृत गंधिता, क्या होता है विकृत गंधिता, जिससे आप लोग समझिए पहले विकृत गंधिता क्या होता है। जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ होती है जिसमें तेल युक्त खाद्य पदार्थ होती है, तो उसमें क्या है कि वायु के संपर्क में जब आता है, वायु को नमी के संपर्क में, तो वो अपचेत होने लगती है, यानी कि सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। तो उस स्थिति में विकृत गंधिता कहलाता है। इसका स्वाद भी क्या होता है, खराब होने लगता है, ठीक है। जैसे पैकेट बंद जब सब कोई होता है, यहाँ देख पैकेट बंद वस्तु होती है, तो इनको खराब होने से बचाने के लिए तेल युक्त पैकेट बंद होती है, चिप्स वगैरह होती है, उसको तेल से खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये खराब ना हो इसीलिए, ठीक। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के वायु से में उपस्थित ऑक्सीजन उपचयित होने के फलस्वरूप इनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है तथा स्वाद खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। आगे संक्षारण क्या होता है कि कोई धातु नमी, आर्द्रता, अम्ल, वायु आदि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उनकी चमक कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे आप भी अगल बगल कहीं निर्माणाधीन मकान होगा पुराना, तो उसमें भी देख सकते हैं कि छड़ जो होता है, तो छड़ वगैरह निकलता है ना, तो उसमें जंग लगने लगती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उस जैसे चित्र में देखिए, यहाँ पे लोहे का है, तो लोहे में क्या हुआ है, जंग लग गया है। अगला चित्र है क्या, चांदी का माला टाइप पे, इसमें भी क्या हो गया, काली हो गई है। क्यों, इसमें भी संक्षारण की प्रक्रिया हो रही है। तो जैसे एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और तांबे का हरा होना, ठीक है। इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि धातु में क्या कर सकते हैं बचाव के लिए, पेंट कर सकते हैं, धातु में ग्रीस लगा सकते हैं, और दूसरा जस्ता लेपन भी करते हैं। क्या करते हैं, जस्ता लेपन, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास के प्रश्न अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।